अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अमजद मेडिसिन वाला। तो जी आज हम अपना अगला लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। कल जहां से हमने छोड़ा था वहीं से आगे हम इसको आज प्रोसीड कर रहे हैं। पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें ये था कि होम्योस्टेसिस क्या होता है, वो बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है और वो क्या क्या काम करता है। ठीक है, अगर जो लास्ट में हमने पढ़ा था आप वो वीडियो देखें तो उसमें मैंने ये कहा था कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हम होम्योस्टेसिस को अफेक्ट करते हैं उसका अपना इक्विलिब्रियम या बैलेंस मेंटेन करने में। तो आज हम सबसे पहले वो फैक्टर्स पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो होम्योस्टेसिस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से होम्योस्टेसिस लॉस्ट हो जाता है या उसको कोई थ्रेट पहुंचता है। सबसे पहले तो ये है कि होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी का जो तमाम ऑर्गन्स हैं, इसका आप यूँ कह लें कि ऑल ऑर्गन्स वर्क्स प्रॉपरली। ठीक है, तभी हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है कि किसी भी ऑर्गन में, किसी भी हमारी बॉडी के सिस्टम में कोई ख़राबी नहीं है तो होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है, वो अपना काम प्रॉपरली कर रहा होता है। दूसरा, अगर हम दूसरी बात करें तो जिन फैक्टर्स में जो पहला फैक्टर हमारे पास आता है वो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। ठीक है, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, जिसमें बेसिकली हमारा मेटाबॉलिज़्म इन्वॉल्व होता है। जो भी हम खाना खाते हैं या जो भी चीज़ हम खाते हैं उसको मेटाबोलाइज़ होने के लिए, बेशक वो कोई ड्रग ही क्यों ना हो, उसको कहीं न कहीं जाके मेटाबोलाइज़ होना पड़ता है। मेटाबॉलिज़्म, अगर एक आप मेटाबॉलिज़्म प्रोसेस कह लें या एक्टिविटी की जगह तो भी ठीक होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कह दें तो भी ठीक होगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि इसमें हमारे पास ये होता है कि ब्रेक डाउन होती है फूड की, जो भी खाना हम खाते हैं। आपने इंटर की बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि एक हमारे पास कैटाबॉलिज़्म होता है, ठीक है, और दूसरा हमारे पास एनाबॉलिज़्म होता है। ये बेसिकली मेन दो चीज़ें हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही होती हैं। इसके अलावा अगर हम देख लें तो ये एक्टिविटीज़ हमेशा कॉन्स्टेंटली हो रही होती हैं हमारी बॉडी में, कॉन्स्टेंटली टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि होम्योस्टेसिस को अब क्या चीज़ थ्रेट करती है कि इनकी वजह से वो चीज़ें जो हम खा रहे होते हैं उनकी वजह से कुछ अनवांटेड केमिकल्स बन जाते हैं जो कि हमारी नीड नहीं होती, हमारी बॉडी की नीड नहीं होती। अब वो डिपेंड करता है कि आप खाने में क्या खा रहे हैं, आप कौन सी ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसकी वजह से अनवांटेड केमिकल्स बन रहे हैं। इसमें आपकी जो ज़्यादा ऑयली चीज़ें हैं या आपका प्रोसेस्ड फूड है, इस तरह के अगर आप खाएँगे, या पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, इस तरह के खाने अगर खाएँगे तो हो सकता है कि ये आगे जाके कुछ ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस करें जो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हों। इनकी वजह से हमारे मेटाबॉलिज़्म को थ्रेट पहुंचता है, हमारा कोई ऑर्गन डैमेज होता है, हमारे किसी ऑर्गन को, किसी सिस्टम को जाके ये हिट करते हैं, तो उनकी वजह से हमारा जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन नहीं हो पाता या ख़ुद को मेंटेन नहीं रख पाता। नंबर 2 पे अगर हम देखें तो हमारा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बनी हुई होती हैं, जहाँ पे केमिकल्स बन रहे होते हैं, जहाँ पे धुएँ गाड़ियों का जो है वो साइलेंसर से निकल रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा यूँ समझिए कि पॉपुलेटेड सिटी है।
अगर इस तरह के एरिया में आप रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आप गौर कर सकते हैं जो आपको अफेक्ट कर सकती हैं। उनमें अगर देखें तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अफेक्ट कर सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारे पास टेम्परेचर है कि आप जिस एरिया में रहते हैं उसका टेम्परेचर क्या है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे सर्दी है तो कोई ऐसा पाकिस्तान का इलाका भी होगा जहाँ पे गर्मी है, और कोई ऐसा इलाका होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे सिब्बी बलूचिस्तान में ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और केपी के साइड जून जुलाई में भी आपको वहाँ पे सर्दी फील होती है। तो टेम्परेचर आपको भी मेंटेन, वैसे तो टेम्परेचर खुद ही मेंटेन होता है, लेकिन अगर कोई मसला आता है तो आपको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। जैसे मैंने कल की वीडियो में कहा था कि अगर सर्दियाँ होती हैं तो आप टेम्परेचर मेंटेन के लिए बॉडी को जो सपोर्ट करती है वो आप जैकेट्स पहनते हो, स्वेटर्स पहनते हो, जर्सियाँ पहनते हो, तो ये आपके टेम्परेचर को सपोर्ट करती है कि वो बॉडी को मेंटेन रखे। ठीक है, दूसरा हमारे पास एसिडिटी है। एसिडिटी वो एसिडिटी जो HCl की वजह से प्रोड्यूस होती है हमारे स्टमक में। ठीक है, क्योंकि आप अगर ऐसी चीज़ें खाएंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आप अगर प्रोसेस्ड फूड खाएंगे, आप ज़्यादा मिर्चों वाली चीज़ें खाएंगे, ज़्यादा स्पाइसी खाने खाएंगे, तो जाहिर सी बात है आपका होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब्ड होगा और एसिडिटी होगी, तो इट कैन लीड टू डिसबैलेंस होम्योस्टेसिस और इट कैन थ्रेट होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो ये भी अपनी जगह पे एक फैक्टर है जो कि हो सकता है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास साल्ट्स हैं। साल्ट मैंने पहले अपने लेक्चर में भी ये बताया था कि साल्ट्स इज ऑल साल्ट्स स्पेशली द आयोडीन विच वी टेक इन आवर फूड इज़ कंसिडर्ड एज अ ड्रग। आपका जो नमक है जो आप खाने में यूज़ करते हैं, इसको भी एक दवाई समझा जाता है, क्योंकि ये आपके ब्लड प्रेशर, जिसको भी आपका अगर कोई फैमिली मेम्बर है या आप खुद हैं, तो उसमें ये होता है कि सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हुई होती है बॉडी में, लेकिन जब ये आप नमक खाएंगे तो ये जाके और इंक्रीज़ कर देगा, तो पेशेंट बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में जा सकता है। इसलिए जो पेशेंट होता है हम उनको बोलते हैं कि जब आप रोटी खाएं या चपाती खाएं तो उसको बग़ैर नमक वाली चपाती बना कर दें। जो फैमिली होती है, जो उसका अटेंडीज़ होता है, हम उसको यही बताते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो सकता है एक साल्ट जो फैक्टर होता है होम्योस्टेसिस को थ्रेट करने के लिए या डिसबैलेंस करने के लिए। ठीक है, नंबर 4 हमारे पास है वाटर, कि जिस भी इलाके में आप जाते हैं वहाँ का पानी पीते हैं, वहाँ का, अब आपके इलाके का पानी अलग होता है, दूसरे इलाके का पानी अलग होता है, एक सिटी का पानी अलग होता है, दूसरे सिटी का अलग होता है। जैसे अब यहाँ पे पानी ज़्यादा मीठा होता है, कराची में पानी थोड़ा कड़वा होता है, तो इस तरह से जो भी पानी आप जहाँ का कंज्यूम कर रहे हैं वो भी मैटर करता है, वो भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि मिनरल वाटर यूज़ किया करो, क्योंकि वो साफ़ पानी होता है, लेकिन आजकल उसका भी पता नहीं चलता क्योंकि उसके बहुत सी अक़साम आ गई हैं मार्केट में। तो मैं जो पर्सनली यूज़ करता हूँ, जब मैं किसी दूसरे शहर में जाता हूँ, तो एक्वाफीना का होता है, वो आई थिंक इट्स मच बेटर देन अदर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग भी अपना ख्याल रखें। और ये तमाम फैक्टर्स हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो होम्योस्टेसिस को अफेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली एक क्वेश्चन ये है कि होम्योस्टेसिस अफेक्ट होता क्यों है, वाई होम्योस्टेसिस गेट्स अफेक्टेड। ठीक है, तो इसी चैप्टर में आपके जो होम्योस्टेसिस चैप्टर चला है, इसमें ही आगे आएगा फीडबैक मैकेनिज़्म। ठीक है, जिसकी 2 टाइप्स हमने पढ़ी थी, एक पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म और दूसरा हमारे पास है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। तो ये 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फीडबैक्स होते हैं जो होम्योस्टेसिस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब ये सही काम करते हैं तो होम्योस्टेसिस भी ठीक होता है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये होता है कि क्या ये पॉसिबल है कि होम्योस्टेसिस अफेक्ट हो जाए? जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि होम्योस्टेसिस आपका अफेक्ट हो जाए।
लेकिन उसमें अगर किसी फीडबैक का रोल होता है, किसी फीडबैक मैकेनिज़्म का रोल होता है, तो वो आपका होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। ठीक है, क्योंकि ये लूप्स पे काम करता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के अपने लूप्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको एग्ज़ाम्पल भी दी थी कि नेगेटिव फीडबैक भी खुद ही रेगुलेट करता है। इसकी एग्ज़ाम्पल में आपको मैंने थर्मो रेगुलेशन का बताया था कि अगर बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो जाए और कोई ऐसी बात जो एडाप्टेशन से वो ना हो, तो बॉडी खुद ही उसको रेगुलेट करके, होम्योस्टेसिस उसको खुद ही रेगुलेट करके दोबारा बहाल कर देता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का दूसरा एग्जांपल हमारे पास ब्लड शुगर रेगुलेशन है कि जब ब्लड शुगर बॉडी में नहीं होता या हाई हो जाता है या इंसुलिन रेगुलेट नहीं करती खुद को, तो उसमें भी ब्लड शुगर लेवल का उसका नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म का रोल होता है। जैसे इंसुलिन लोअर्स ब्लड ग्लूकोज व्हेन लेवल्स आर हाई, मतलब जब इंसुलिन कम होती है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, मतलब इंसुलिन रिलीज़ नहीं होती तो ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसको हम BGL भी कहते हैं, वो ब्लड में हाई हो जाता है। जिससे ये पेशेंट को ये होता है कि उसका शुगर हाई हो गया। शुगर हाई होने का मतलब ये है कि बेसिकली पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल हाई हो गया, ब्लड में शुगर ज़्यादा आ गया है। ठीक है, तो जब उसको कम करना हो तो ग्लूकागोन राइजेस ब्लड ग्लूकोज व्हेन लेवल्स आर लो। लेकिन जब ये होता है कि जब ब्लड ग्लूकोज लेवल लो होता है तो ग्लूकागोन सेल्स हमारे जो इंसुलिन को रेगुलेट करते हैं वो ग्लूकोज रेगुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारा मैकेनिज़्म होता है हमारी बॉडी के होम्योस्टेसिस का। ये फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, कुछ कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म जो कि मेटाबॉलिज्म के ही पार्ट हैं, वो होते हैं जो कि इसको मेंटेन रखते हैं। उसके अलावा टेम्परेचर, एसिडिटी, साल्ट्स, वाटर एक्सेट्रा, ये सारे वो फैक्टर्स होते हैं जो आपके होम्योस्टेसिस को थ्रेट कर सकते हैं या उसको लॉस्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि होम्योस्टेसिस का अगर आप सवाल करें कि होम्योस्टेसिस का पॉसिबल है कि वो अफेक्ट हो जाए किसी भी वजह से, तो बिल्कुल अफेक्ट है, लेकिन उसमें ज़्यादा रोल अगर किसी फीडबैक मैकेनिज़्म का है तो वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म का है। ठीक है, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह फीडबैक मैकेनिज़्म पे पढ़ेंगे कि फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म क्या होता है। तो इंशाल्लाह आपके साथ तीसरे लेक्चर में हम हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे कहते हैं डॉक्टर अमजद मेडिसिन वाला। बहुत शुक्रिया।